हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर का पहला सीन यानी एक्ट 1 सीन 1 डिटेल्स में समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम सीन का हर डायलॉग, उसका मीनिंग, हिस्टोरिकल कंटेंट और हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए ये प्ले और आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं प्ले जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर एक बहुत ही मशहूर रोमन जनरल और पॉलिटिशियन था। उसने कई जंग जीती, जिसकी वजह से वो लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। लोग उसे अपना हीरो मानते थे, लेकिन उसकी बढ़ती हुई पावर से कुछ लोग डरने लगे थे कि कहीं वो रोम का किंग या डिक्टेटर ना बन जाए। अब बात करते हैं पॉम्पे की। पॉम्पे भी एक स्ट्रॉन्ग जनरल था और पहले लोग उसको हीरो समझते थे, लेकिन सीजर और पॉम्पे के बीच दोस्ती टूट गई क्योंकि दोनों ही रोम पर कंट्रोल चाहते थे। इस वजह से उनके बीच सिविल वॉर, मतलब अपने ही लोग के बीच लड़ाई हो गई और सीजर ने पॉम्पे को हरा दिया। जब सीजर जीत गया तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। लोग उसके लिए पार्टी कर रहे थे, उसके नाम के पोस्टर लगा रहे थे और सड़क पे भी सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। कुछ लोग, जैसे कि फ्लेवियस और मार्लस, जो ट्रिब्यून्स थे यानी रोम के ऑफिशियल्स, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि सीजर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और वो देश के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए एक्ट 1 सीन 1 में ये जो दो ट्रिब्यून्स कॉमन लोगों को समझाते हैं कि वो सीजर के पीछे इतनी जल्दी ना भागे। वो लोगों को सीजर के पोस्टर और डेकोरेशन हटा लेने चाहिए ताकि सीजर की बढ़ती हुई शक्ति को थोड़ा रोक सकें। ये सीन हमें दिखाता है कि रोम में कितनी पॉलिटिकल टेंशन और अनसिंसियरिटी थी। लोग डिवाइड हो गए थे और कुछ सीजर को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ उसके खिलाफ थे। इस छोटे से सीन के थ्रू शेक्सपियर ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि पावर का मिसयूज़ कैसे डेंजरस हो सकता है और कैसे लोग अपने इंटरेस्ट के लिए दोस्ती और लॉयल्टी को तोड़ देते हैं। आगे चलकर ये टेंशन और बढ़ेगी और पूरा प्ले इसी कॉन्फ्लिक्ट्स के अराउंड घूमेगा। फर्स्ट सीन सेटलिंग रोम की स्ट्रीट। ये सीन रोम के एक स्ट्रीट पर सेट है। दो ट्रिब्यून्स फ्लेवियस और मार्लस एंटर करते हैं। ट्रिब्यून्स एक तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये दोनों देखते हैं कि नॉर्मल पीपल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये सेलिब्रेशन जूलियस सीजर के जीत के लिए हो रहा था, जो अभी अभी पॉम्पे को हराकर वापस आया है। मार्लस का पहला सवाल। मार्लस, यू सर, व्हाट ट्रेड आर यू? मार्लस एक आदमी से पूछता है, तुम काम क्या करते हो? वो कंफ्यूज है कि लोग काम पे क्यों नहीं हैं। यहाँ मार्लस की टोन स्ट्रिक्ट और सार्कास्टिक है। वो एक ऑफिशियल है और लोगों का काम ना करना उसे डिसरिस्पेक्ट लगता है। कारपेंटर का जवाब। वाई सर, अ कारपेंटर? आम आदमी कामली कहता है, सर मैं एक कारपेंटर हूँ। इस मोमेंट में हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर सीरियस टोन में बात कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस कैरेक्टर का रियल मजाकिया नेचर सामने आ जाता है। मार्लस को गुस्सा आता है। मार्लस कहता है, तुमने अपना एप्रन और टूल्स क्यों नहीं लाया है? तुम इतने अच्छे कपड़े में क्यों हो? वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि तुम लोग हॉलीडे मना रहे हो बिना रीज़न के, और ये उसे पसंद नहीं। वो फर्स्ट सिटीजन वहाँ से चला जाता है। फिर मार्लस दूसरा सिटीजन से पूछता है कि आप क्या करते हो सर? तो वो आंसर देता है कि सर मैं एक कॉबलर हूँ। यहाँ वर्ड प्ले स्टार्ट होता है। कॉबलर का मतलब होता है मोची, लेकिन शेक्सपियर इस वर्ड का डबल मीनिंग यूज़ करता है।
मतलब cobbler also means a clumsy person। तो मार्लस बोलता है क्या, जब तुम सीधे सीधे आंसर दो। तो फिर जब मार्लस को सीधा आंसर नहीं मिलता है तो कॉमनर बोलता है मैं बैड सोल्स को ठीक करता हूँ। यहाँ सोल्स का मतलब है जूते के लेस या फिर सोल्स यानी बुरी आत्माएं। ये एक क्लेवर जोक है जो लाइक प्ले में यूज किया गया है। अब फ्लेवियस भी इरिटेट हो जाता है और कॉमनर को कुछ भी बोलने लगता है। उसे लगता है यह आदमी उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। ऑफिशियल लोगों का कॉमन लोगों से ऐसा रूड बिहेवियर पावर डिफरेंस दिखाता है। कॉमनर फ्लेवियस जब उससे क्वेश्चन पूछता है तो कॉमनर फिर उसको उल्टा जवाब देता है। ये बोलता है कि इफ़ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। इसका मतलब है अगर आप बिगड़ गए हो तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। इस लाइन में भी शू रिपेयर की बात हो रही है, बट शेक्सपियर ने मिक्स वर्ड प्ले किया है। ये ह्यूमर सीन को हल्का बनाता है, लेकिन ऑफिशियल्स इसे लाइटली नहीं लेते। आखिर में कॉमनर कहता है मैं ऑल से काम करता हूँ। ऑल एक शार्प टूल है जो मोची लेदर में होल बनाता है। यहाँ भी शेक्सपियर वर्ड ऑल और आउल का वर्ड प्ले कर रहा है। ये बताता है कि आम लोग भी क्लेवर होते थे। मार्लस का गुस्सा। मार्लस बोलता है यू ब्लॉक्स यू स्टोन यू वर्स देन सेंसलेस थिंग। मतलब अब मार्लस कॉमनर्स को इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है तुम लोग पत्थर से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। इस लाइन में मेटाफर यूज़ हुआ है। वो लोगों की फीलिंग और लॉयल्टी पर डाउट करता है। पॉम्पे का मेंशन। मार्लस याद दिलाता है कि तुम लोग पहले पॉम्पे को सपोर्ट करते थे, एक ग्रेट जनरल, और अब जैसे ही उसकी डेथ हो गई तो अब सीजर की जीत की खुशी मना रहे हो जिन्होंने उसे हरा दिया। ये पब्लिक की लॉयल्टी पे भी बड़ा सवाल उठाता है। मार्लस पूछता है अब तुम लोग सीजर के रास्ते में फूल बिछा रहे हो, तुमने तो पॉम्पे के ब्लड पे सेलिब्रेट किया है। ये लोगों की पॉलिटिकल डाउट स्टैंडर्ड्स को भी दिखाता है। फ्लेवियस जाके लोगों को बोलता है वीप योर टीयर्स इनटू टाइबर। मतलब फ्लेवियस लोगों से कहता है कि नदी के किनारे जाओ और वहां जाके अपने पाप के आंसू बहाओ। ये सिंबॉलिक है। उसका मतलब है कि तुम लोग अपनी वैल्यूज भूल चुके हो। फ्लेवियस बाद में प्लान बनाता है कि सीजर के नाम के सारे डेकोरेशंस और ट्रॉफीज स्टैच्यूज से हटा दो। ये शो करता है वो सीजर के पावर से डरते हुए और उसका काम कराना चाहता है। सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कॉमनर्स चले जाते हैं और ट्रिब्यून्स डिसाइड करते हैं वो सीजर की पॉपुलैरिटी को रोकने की कोशिश करेंगे। सीन एंड होता है पॉलिटिकल टेंशन जो पूरी प्ले का बेस बन जाता है। तो दोस्तों एक्ट 1 सीन 1 एक छोटा सा सीन लग सकता है, लेकिन इसके अंदर शेक्सपियर ने बहुत सारे बड़े पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इशू को टच किया है। सबसे पहले फ्लेवियस और मार्लस के थ्रू हमने ये देखा कि पावर्स और पॉलिटिक्स रोम में इतनी अनस्टेबल हो गई हैं। दोनों ट्रिब्यून्स जूलियस सीजर की पॉपुलैरिटी से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सीजर एक डिक्टेटर बन सकता है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म कर देगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोम के आम लोग इतने ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कल तक ये लोग पॉम्पे के सपोर्ट में थे, आज सीजर के सपोर्ट में हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक ओपिनियन स्टेबल नहीं है। जिसे पावर मिलती है लोग उसके पीछे हो जाते हैं।
शेक्सपियर यहाँ एक पॉलिटिकल मैसेज भी दे रहा है कि पब्लिक को ब्लाइंडली किसी लीडर को फॉलो नहीं करना चाहिए। तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि लैंग्वेज और वर्ड प्ले का यूज़। कॉबलर के डायलॉग्स लाइट और फनी हैं, लेकिन उसके अंदर एक सबटिल डिज़ायर छुपा हुआ है। ये ह्यूमर सीन को हल्का बनाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये शो करता है कि आम आदमी भी इंटेलिजेंट होते थे, सिर्फ ऑफिशियल्स नहीं। सबसे आखिरी बात, ये सीन एक पॉलिटिकल स्टॉर्म का ट्रेलर है। सीजर के ट्रॉफीज हटाना सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट नहीं है, ये बताना है कि सीजर के अगेंस्ट अपोजिशन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। फ्लेवियस और मार्लस जैसे लोग रिपब्लिक को बचाना चाहते हैं और उनके एक्शंस आगे चलकर सीजर के असैसिनेशन के ग्राउंड वर्क बन सकते हैं। सो इन शॉर्ट, ये सीन हमें इंट्रोड्यूस करता है रोम की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सीजर के उठ रहे पावर के खिलाफ लोगों का डर और एक ऐसे पब्लिक जिसे डायरेक्शन देने वाला कोई भी उसे अपने हिसाब से चला सकता है। यहाँ एक्ट 1 सीन 1 की असली एसेंस है। छोटी छोटी बातों में शेक्सपियर ने एक बड़ी कहानी भी कह दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 3। ये एक्ट 1 का लास्ट सीन है। इसके बाद हम लोग एक्ट 2 शुरू करेंगे कल से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1 सीन 3। इस सीन की शुरुआत होती है एक तेज तूफान के बीच। बिजली चमक रही है, जोर से बारिश हो रही है और सब जगह एक डर का माहौल है। ये स्टॉर्म सिर्फ मौसम का नहीं है, ये सिंबल है रोम की पॉलिटिकल टेंशन का। कैस्का स्टेज पर आता है, बिल्कुल घबराया हुआ, जैसे कुछ अजीब देख कर आया हो। ये सीन हमारे लिए एक सिग्नल है कि कुछ बड़ा और सीरियस होने वाला है। कैस्का सिसेरो को मिलता है और बताता है कि उसने कुछ अजीब चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले एक आदमी का हाथ दिखा जो जल रहा था। हाथ में आग थी, लेकिन वो आदमी सेफ था, उसका हाथ नहीं जला। फिर उसने एक शेर देखा कैपिटल के पास, जो कैस्का को देखकर बस चला गया। नॉर्मली शेर किसी को दहाड़कर अटैक करता है, लेकिन इस बार नहीं किया। ये सब कैस्का के लिए भयानक था क्योंकि ये नेचुरल नहीं लग रहा था। रोम में कुछ तो गलत हो रहा है। कैस्का बताता है कि कुछ और अजीब सीन्स भी उसने देखे, जैसे मार्केट प्लेस में दिन के टाइम उसने आउल बैठा देखा, जो एक रात का बर्ड होता है, और कुछ औरतें चीख रही थी, कह रही थी कि उन्होंने आदमी देखे जो आग में लपटे हुए थे। ये सब चीज़ें कैस्का के लिए साइंस हैं, ऐसे संकेत जो देखते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। एंशियंट रोम में लोग सुपरनैचुरल चीज़ें को सीरियसली लेते थे, तो कैस्का भी डरा हुआ है। इस समय कैशियस एंटर करता है। अब कैस्का और कैशियस की बात हो रही है। कैस्का जहाँ इन चीज़ों से घबराया हुआ है, कैशियस बिल्कुल काम और प्रैक्टिकल है। उसके लिए ये सब डरावने संकेत नहीं हैं। वो कहता है कि ये सब साइन सीजर के खिलाफ है। वो कहता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो इस डरावनी रात की तरह है। इसे वो सीजर की तरफ इशारा करता है। सीजर के पास जो पावर है वो अननेचुरल है। कैशियस काफ़ी पैशनेट हो जाता है। वो कहता है कि सीजर ने अपने आप को एक डिक्टेटर बना दिया है, एक जायंट स्टैच्यू की तरह, और हम सब छोटी छोटी मक्खियों की तरह उसके पैरों के नीचे घूमते हैं। कैशियस ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि हम अपने हाल के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। द फॉल्ट इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ। इसका मतलब है, हम सीजर को इतनी पावर दे रहे हैं तो गलती सीजर की नहीं, हमारी है। कैस्का जो अब तक डरा हुआ था, अब कैशियस की बातों में एग्री करने लगता है। कैशियस का पैशन और लॉजिक उस पर असर करता है। कैस्का कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम कुछ बदलने का प्लान बना रहे हो। इससे क्लियर हो जाता है कि अब कॉन्स्पिरेसी फॉर्म हो रही है, सीजर के खिलाफ लोग जुटने लगे हैं। इस मोमेंट पर सिना आता है, एक कॉन्स्पिरेटर। कैशियस उसे फेक लेटर्स देता है। ये लेटर्स ब्रूटस के घर छुपाने रहते हैं। लेटर्स में लिखा होगा कि लोग ब्रूटस से उम्मीद करते हैं कि वो सीजर को रोके। प्लान यही है कि ब्रूटस को इमोशनली इन्फ्लुएंस किया जाए, उसकी पैट्रियटिज्म और रेपुटेशन का यूज़ किया जाए। कैशियस कहता है कि ब्रूटस बहुत रिस्पेक्टेड है रोम में। अगर वो उसके साथ है तो लोग इस कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट करेंगे। ब्रूटस की प्रेजेंस इस प्लान को लीगल और नोबल बना देगी। कैशियस पूरा बिलीव करता है कि ब्रूटस का सपोर्ट उनके लिए क्रूशियल है, तभी कॉन्स्पिरेसी सक्सेसफुल हो सकती है।
सीन एंड होता है जब कैशियस कहता है ब्रूटस हमारे साथ आने के लिए मेंटली रेडी है, बस एक और पुश चाहिए। वो कहता है कि 3/4 ब्रूटस हमारा हो चुका है, अब बस एक और कन्विंसिंग बात करनी है। कैशियस कॉन्फिडेंट है कि अगले मीटिंग में ब्रूटस भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन जाएगा। तो अब हम इस सीन का एंड पर पहुंच गए हैं, और ये सीन सिर्फ एक थंडरस्टॉर्म या सुपरनैचुरल चीज़ें दिखाने के लिए नहीं लिखा गया। शेक्सपियर ने इस सीन के थ्रू हमें दिखाया है कि कैसे पावर, फियर और मैनिपुलेशन किसी भी समय एक सोसाइटी को हिलाकर रख सकती है। जो बिजली आसमान में चमक रही है वो सिर्फ वेदर का हिस्सा नहीं, वो एक सिंबल है रोम के अंदर छुपे पॉलिटिकल टेंशन का। जब नेचर खुद अजीब बिहेव कर रही है, शेर सड़क पे घूम रहा है, आदमी के हाथ में बिना जले आग लगी हुई है, दिन के समय आउल दिख रहा है, तो समझ लो कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। ये सब साइंस दिखाते हैं कि रोम में बैलेंस बिगड़ चुका है। कैस्का जैसे आम आदमी जो सेनेट में था, वो भी इतना घबराया हुआ है कि वो सोचता है कि ये सब गॉड्स की तरफ से वार्निंग है। और तब कैशियस आता है। वो सब कुछ रैशनली सोचता है, लेकिन उसका मकसद सेल्फिश है। वो इन्हें अननेचुरल चीज़ों का यूज़ करवाता है अपने एजेंडा के लिए। कैशियस की सबसे बड़ी प्लान ये है कि वो लोग के इमोशंस और बिलीफ को अपने फ़ायदे के लिए ट्विस्ट करता है। कैस्का को कन्विंस करता है कि सीजर एक थ्रेट है और आगे भी नहीं रोका गया तो रोम को अपने अंदर स्लेव बना देगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कैशियस किसी भी पॉइंट पर सीजर के अगेंस्ट डायरेक्ट एविडेंस नहीं देता है। वो बस रोम की फ्रीडम का नाम लेता है और लोगों के अंदर गिल्ट या ड्यूटी का इमोशन जाग जाता है। इसका सबसे बड़ा टारगेट है ब्रूटस। ब्रूटस को रोम में लोग बहुत इज्जत देते हैं, और अगर वो उनके साथ मिल गया तो पब्लिक भी उनका साथ देगी। तो अब कॉन्स्पिरेसी का मेन एजेंडा ये हो गया है ब्रूटस को टीम में लाना। सोचो, ये प्लानिंग किसी किंग को ओपनली अपोज करने के लिए नहीं, ये प्लानिंग एक रिस्पेक्टेड पब्लिक फिगर को इमोशनली मैनिपुलेट करने की है, ताकि एक मर्डर को जस्टिफाइड एक्शन बना दिया जाए। सिना को दिया गया काम फेक लेटर्स लिखना और ब्रूटस के घर छुपाना, ये क्लियरली दिखाता है कि कैशियस इमोशनली ब्लैकमेल और साइकोलॉजिकल वेलफेयर का मास्टर है। उसे पता है कि ब्रूटस का वीक पॉइंट उसका कॉन्शियसनेस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रोम। और देखो सीन के एंड में क्या होता है। कैशियस कॉन्फिडेंटली कहता है 1/3 ब्रूटस हमारा हो चुका है, यानी उसका बिलीफ है कि ब्रूटस बस थोड़ा सा पुश चाहिए और वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाएगा। इस लाइन से एक सस्पेंस क्रिएट होता है। क्या ब्रूटस सच में सीजर के खिलाफ जाएगा? क्या वो अपने दोस्त को मारने के लिए रेडी होगा, सिर्फ देशभक्ति के नाम पे? ये सीन एक मेजर टर्निंग पॉइंट है प्ले में। अभी तक सिर्फ बैकग्राउंड बिल्ड हो रहा है, अब एक्शन स्टार्ट होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शेक्सपियर हमें बार बार ये दिखाता है कि जो भी काम पावर के लिए किया जाता है वो हमेशा नोबल रीजन के कवर में किया जाता है। कैशियस चाहता है कि सीजर को हटाना, लेकिन वो अपने पर्सनल जेलसी को फ्रीडम का नाम देता है। और जब लोग नोबल की वजह से नाम का लेकर बुरा काम करते हैं, वो सिस्टम को अंदर से खोखला बना देता है। तो ये सीन हमने एक इम्पॉर्टेंट लेसन बताता है। हमें देखना चाहिए कि किसी का एक्शन नहीं, उसका इंटेंशन क्या है। और दूसरी बात, हर बार जब सोसाइटी में डर, कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तभी लीडर्स लोगों को अपने एजेंडा में फंसाने का मौका ढूंढते हैं। ये सिर्फ एंशिएंट रोमन की कहानी नहीं है, अभी भी पॉलिटिक्स में ये सब होता है।
तो हमें शेक्सपियर की लाइन से सिर्फ लिटरेचर नहीं बल्कि लाइफ की रियलिटी भी सीखनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।